उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव का परिणाम तो 26 जून को आएगा, लेकिन राजनीतिक दलों की धड़कनें अभी से बढ़ी हुई हैं। खासकर समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव और आजम खान को अभी से हार का डर सताने लगा है। एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और दूसरे इस उपचुनाव में कम वोटिंग परसेंटेज आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक विपक्षियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश उपचुनाव का इतिहास झटके देने का रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें खाली की गई थीं। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली, वहीं फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। दोनों सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए और गुस्साए वोटरों ने दोनों ही सीटों पर भाजपा को करारी हार का स्वाद चखाया। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया। आजमगढ़ से पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान ने विधायक बनने के बाद सांसदी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यहां उपचुनाव हुआ है, लेकिन इस चुनाव में मतों का प्रतिशत काफी कम रहा है और यही सपा के लिए टेंशन खड़ी कर रहा है। वोटों की गिनती से पहले यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस बार भी उपचुनाव के मतदाता सीट छोड़ने वाले सांसदों से नाराज होकर उन्हें सबक सिखाएंगे, क्योंकि अब अखिलेश यादव और आजम खान के सामने अपना गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती है। रामपुर में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार आजम खान ने सांसदी का चुनाव जीता। वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने भाजपा के दिनेश लाल निरहुआ को बड़े अंतर से हराया था। लेकिन अब मामला पहले जैसा नहीं है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। इस कारण आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक माहौल सपा के पक्ष में था। लेकिन इस बार आजमगढ़ में बसपा ने उम्मीदवार उतारे तो रामपुर में भी सपा का भाजपा के साथ आमने सामने का मुकाबला है। ऐसे में अखिलेश यादव और आजम खान को यूपी की सियासत में अपने रसूख को बचाए रखने के लिए दोनों सीटों पर जीत का परचम लहराना जरूरी हो गया है। हालांकि रामपुर में 39.02% और आजमगढ़ में 48.58% वोटिंग ने समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। हर तरफ एक ही सवाल है कि जो वोटर निकलकर मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे वो किसके थे। क्या सपा के वोटरों की नाराजगी सांसदों के मैदान से हटने को लेकर बढ़ गई है? सबसे बड़ा मसला तो अखिलेश यादव के उपचुनाव के मैदान में नहीं उतरने को लेकर खड़ा हुआ है। लोगों की ओर से यह भी कहा जाने लगा है कि वे जिसे अपना गढ़ मान रहे हैं वहां से उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। और यकीन मानिए, राजनीति में कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस उपचुनाव में भी जमीनी हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तो उनकी सरकार और नेताओं पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा की तरफ से उन पर लगाए गए नए आरोपों और दिल्ली के नए एलजी ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर लोगों के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। भाजपा के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लोगों के हितों से संबंधित जन सुविधा केंद्र की लगातार 21 बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं। वे 22 जून को मीटिंग में केवल तब पहुंचे जब लगातार अनुपस्थित रहने के कारण एनडीएमसी की कमेटी से उनकी सदस्यता को खत्म करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुछ फाइल्स को 3 सप्ताह से रोक रखा है। इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के आगामी सिंगापुर दौरे पर ग्रहण लग सकता है। बताया जा रहा है कि ये फाइलें केजरीवाल के सिंगापुर दौरे के लिए अहम हैं। केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज समिट में दिल्ली मॉडल पर बोलने के लिए सिंगापुर जाने की तैयारी में हैं। 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच यह सम्मेलन होना है। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एनडीएमसी ने 21 जन सुविधा केंद्र कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता में दिल्ली के लोग है ही नहीं। वे बार बार स्वयं को दिल्ली के लोगों के लिए समर्पित बताते हैं, लेकिन जन सुविधा केंद्र में लगातार उनकी उपस्थिति उनके दावों की पोल खोल देती है। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने क्षेत्र में पानी की सप्लाई भी कम करने का आदेश दिया है। पहले से ही पानी की कमी से जूझती दिल्ली के लोगों की परेशानी दिल्ली सरकार की इस नीति के बाद बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार अपने 7 साल से ज्यादा के कार्यकाल में सभी घरों तक साफ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। इसी से समझ आता है कि दिल्ली के लिए उनकी प्राथमिकता क्या है। वहीं पूर्व एलजी की तरह नए एलजी के साथ भी केजरीवाल का विवाद कायम है। केजरीवाल और हाल ही में उपराज्यपाल नियुक्त हुए विनय कुमार सक्सेना के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।
खबरों के अनुसार सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वांग ने हाल ही में अरविंद केजरीवाल को अपने यहां वर्ल्ड सिटीज समिट सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन इससे जुड़ी फाइलें कुछ कारणों से पिछले 3 सप्ताह से एलजी हाउस के पास लंबित हैं। आमतौर पर मुख्यमंत्री के दौरे से संबंधित फाइलें 1-2 दिन में लौटा दी जाती हैं, लेकिन इस बार उन्हें 3 सप्ताह से रोककर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जमीन खिसकने लगी। हालांकि शुरुआत में एनसीपी मुखिया शरद पवार से लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले तक ने खूब एकता दिखाने की कोशिश की और उद्धव को पूरा समर्थन देने का दिखावा किया, लेकिन जैसे जैसे सियासी संकट का वक्त बढ़ता जा रहा है, जनता के बहुमत को छल के साथ हथिया कर बने इस बेमेल महाविकास अघाड़ी गठबंधन की भी चूलें हिलने लगी हैं और आपस में ही सरफटौवल शुरू हो गई है। अब महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों को उनकी विकास निधि रोकी और उन्हें परेशान किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार पर कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को परेशान करने तथा उनकी विकास निधि रोकने का आरोप लगाया है। वहीं शिवसेना के कुछ बागी विधायकों ने भी आरोप लगाया था कि एनसीपी ने उन्हें विकास निधि देने से मना कर दिया। इसी की पृष्ठभूमि में पटोले ने भी यह बयान दिया है। पटोले ने कहा कि अजीत पवार ने कांग्रेस के विधायकों और यहां तक कि मंत्रियों को भी परेशान किया है। हमने इस बात का विरोध किया और कहा कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए बनी है। इस तरह के तौर तरीकों के प्रति हमारा विरोध राजनीतिक नहीं है। इस बीच पटोले के आरोपों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि पार्टियों के भीतर भी नेता एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते हैं, इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले अजीत पवार ने बागी विधायकों के उन आरोपों का खंडन किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री ने हमारे साथ भेदभाव किया है। अजीत पवार ने कहा, जो भी फंड निर्धारित होता है वो कैबिनेट से पास होकर आता है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। बागी विधायकों के बाद कांग्रेस नेता ने भी इस तरह का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक एक एक करके उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते दिख रहे हैं और गुवाहाटी में बैठे बागी नेता एकनाथ शिंदे का गुट मजबूत होता जा रहा है। माना जा रहा है कि उद्धव सरकार अब अल्पमत में चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एकनाथ शिंदे के साथ गए 38 विधायकों पर जब उद्धव ठाकरे का कोई जोर नहीं चला तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने वही करना शुरू कर दिया जिसकी धमकी संजय राउत और उद्धव ठाकरे दे रहे थे। उद्धव ठाकरे बस यही चाहते हैं कि बहुमत भले ही ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो वही बैठेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बागी विधायकों ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। मामला आर पार का है। एकनाथ शिंदे गुट ने अपनी नई पार्टी का नाम भी तय कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे होगा। माना जा रहा है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे इसका ऐलान कर देंगे। इस बात की पुष्टि दीपक केसरकर ने की है। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी छीनने का प्रयास में है। शिवसेना की तरफ से इस नाम का विरोध भी शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे समर्थक नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है। शिवसेना के बागी विधायक और मंत्री एकनाथ शिंदे का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे द्वारा शुरू किए गए मेडिकल हेल्थ कैंप के बोर्ड पर शिवसैनिकों ने कालिख पोती। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पुणे में दोनों की तस्वीरों पर कालिख पोती है। उस्मानाबाद में भी शिवसेना द्वारा एकनाथ शिंदे गुट के विधायक के दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई है। औरंगाबाद के महाविकास अघाड़ी के मंत्री और शिवसेना के विधायक संदीपान भूमरे के ऑफिस पर भी कालिख पोती गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर चल रही बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि फिलहाल शिंदे के पास 2/3 बहुमत है, जबकि शिवसेना और उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। वहीं इस मामले पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। हमें सरकार बनाने की भी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ सहानुभूति है, उनके नेतृत्व में शिवसेना को मान्यता मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
महाराष्ट्र का सियासी संकट हिंसक हो गया है। सत्ता हाथ से निकलती देख उद्धव ठाकरे और संजय राउत अब सड़कों पर बागियों से निपटना चाहते हैं। यही वजह है कि संजय राउत ने साफ कहा है कि विधायकों को जो सुरक्षा दी जाती है वह उनके परिवार को नहीं दी जा सकती और डर है तो डरना चाहिए। संजय राउत का यह बयान तब आया है जब एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की। बावजूद इसके शिवसैनिकों का तांडव जारी है। बागी विधायकों के दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है और पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। संजय राउत ने भी एक बार फिर सख्त लहजे में बागियों को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईजैक करने की कोशिश से स्थिति और बिगड़ेगी। राउत ने कहा कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, हम किसी को कुछ बोल ही नहीं रहे, लोग अपने आप कुछ करने जा रहे हैं। और बात रही डर की, तो डर तो रहना ही चाहिए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुणे में पार्टी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर हमला बोल दिया। सामने आई तस्वीरों में देखा जा रहा है कि विधायक के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। राउत ने बागी विधायकों से घर वापसी के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत क्या। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि बाला साहब के भक्त हैं तो उनका मंदिर बनाओ। पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की तो तलवार से तलवार भिड़ेगी, बंदूक से बंदूक भिड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा आप देखते हो, यह आज का गुस्सा नहीं है। 56 साल से शिवसेना की जो ताकत और ऊर्जा है वह गुस्सा ही है। हम लोग जो जीते हैं, मरते हैं, सांस लेते हैं, हर सांस में हमारा गुस्सा होता है, एक चिढ़ होती है। तोड़फोड़ की खबरों पर राउत ने कहा कि लोगों का गुस्सा है, यह गुस्सा रहेगा और गुस्सा रहना भी चाहिए। यह शिवसेना आग है, हम इस आग को कभी बुझने नहीं दे सकते। बाला साहब ठाकरे ने हमसे कहा है कि आग राख नहीं होनी चाहिए। इधर संकट में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर शिवसेना सांसद ने कहा कि अगर आप हमारे विधायकों को इस तरह से किडनैप करेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, आपके लोग वहां सुरक्षा में बैठेंगे और हमारा गुस्सा हम नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा? हम नामर्द हैं क्या? हम नामर्द नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा सत्ता चली जाएगी। शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से 38 विधायकों के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा वापस लिए जाने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। राउत ने कहा कि आप एक विधायक हैं, इसलिए आपको सुरक्षा मिली है। आपके परिवार के सदस्यों को वैसी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने की साजिश का एक तरह से खुलासा कर दिया और एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर ही फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद गुजरात की एसआईटी एक्शन में आ गई और उसने तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी ने तीस्ता को जुहू स्थित घर से गिरफ्तार किया। जब तीस्ता को टीम ने जीप में बैठाने की कोशिश की तो उसके ऑफिस के कर्मचारियों और समर्थकों की जांच टीम से बहस हुई। उन्होंने तीस्ता को जीप से ले जाने के लिए रोकने की भी कोशिश की। मुंबई पुलिस अभी गुजरात पुलिस के दिए दस्तावेजों की जांच कर रही है। इसके बाद एटीएस सामाजिक कार्यकर्ता को अपने साथ अहमदाबाद मुख्यालय ले जाएगी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात दंगा मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस मामले में मुख्यमंत्री की मीटिंग में शामिल होने के दावेदारों के बयान मामले को राजनीतिक रूप से सनसनी पैदा करने वाले थे। दरअसल संजीव भट्ट, हिरेन पंड्या और आरबी श्री कुमार ने एसआईटी के सामने बयान दिया था, जो कि निराधार और झूठे साबित हुए, क्योंकि जांच में पता चला कि ये लोग तो लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए बुलाई गई उस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए थे। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे पर एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को रद्द कर दिया था। इस याचिका को जाकिया जाफरी ने दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा था, तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में और छानबीन की जरूरत है, क्योंकि तीस्ता इस मामले में जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल गोपनीय ढंग से अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी। कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ इसलिए इस मामले में लगातार घुसी रही
क्योंकि जाकिया अहसान जाफरी इस पूरे मामले में असली पीड़ित हैं। तीस्ता अपने हिसाब से उनको इस मुकदमे में मदद करने के बहाने उनको नियंत्रित करती रही हैं, जबकि वो अपने हित साधने की गरज में बदले की भावना रखते हुए इस मुकदमे में न केवल दिलचस्पी ले रही थी, बल्कि अपने मन मुताबिक चीजें भी गढ़ रही थी। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल शायद अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ चुका है और बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। खबर है कि 5 दिनों से चल रहे सियासी संग्राम के बीच एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच शुक्रवार रात बड़ोदरा में मुलाकात हुई है। साथ ही कहा जा रहा है कि जिस वक्त यह मुलाकात हुई उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बड़ोदरा में थे। सूत्रों के अनुसार रात करीब 10:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखा गया था। बताया जा रहा है कि प्राइवेट जेट से एकनाथ शिंदे शुक्रवार रात को गुवाहाटी से बड़ोदरा रवाना हुए थे और मुलाकात के बाद शनिवार सुबह करीब 6:45 पर वो गुवाहाटी लौट आए। वहीं अभी यह कह पाना मुश्किल है कि अमित शाह भी इस मुलाकात में शामिल थे या नहीं, लेकिन इस जानकारी के सामने आते ही यह चर्चाएं तेज हो गई हैं कि शिवसेना से बगावत करने के बाद क्या शिंदे जल्द ही भाजपा को अपने समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में भाजपा ने शिंदे गुट के साथ सरकार बनाने की तैयारी तेज कर दी है। खबरों के अनुसार असम के गुवाहाटी में शिवसेना के 38 बागी विधायकों के साथ डेरा जमाए एकनाथ शिंदे ने गुजरात जाकर बड़ोदरा में भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समर्थन का आश्वासन दिया है और सरकार बनाने पर चर्चा भी की है। वहीं इधर डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है। सभी बागी विधायकों को 27 जून शाम 5:30 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। जारी नोटिस के मुताबिक अगर बागी विधायक जवाब नहीं देते हैं तो मान लिया जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर आगे की प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई होगी। शिवसेना ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल न होने पर भी बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी किया है। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में शरण लिए हुए हैं। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं। 4 प्रस्तावों में कहा गया है कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना बनी रहेगी। बैठक में सभी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसा जताया। साथ ही फैसला लिया गया कि बाला साहब के नाम का दुरुपयोग न हो, इसके लिए शिवसेना चुनाव आयोग का रुख करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।